चैप्टर 4 बेटा, उसमें हम लोगों ने कल जो है जंतु वर्गीकरण का आधार देखा था। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो हमारा है जो जंतु वर्गीकरण जो है, यानी जंतु जो है, समस्त जंतु, वनस्पति हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जितने भी एनिमल्स हैं उनको कितने वर्गों में, कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, वो हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। आगे बात समझ में। तो वर्गीकरण का मतलब तो आप लोगों को पता ही है कि जीवों को उनकी समानता व असमानता के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में रखना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है। तो जो जीव होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनको सबसे पहले जो वर्गीकृत किया है ना अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, वो किसने किया, अरस्तु ने किया। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, जंतु शास्त्र यानी जूलॉजी, है ना। बायोलॉजी को हम दो कैटेगरी में पढ़ते हैं बेटा, एक तो होती है बॉटनी। तो बॉटनी के फादर कौन है, थियोफ्रेस्टस। ठीक है। इन्होंने जो है पादप को अलग अलग वर्गों में बांटा था। फिर है जूलॉजी, जो कि बायोलॉजी की सेकंड ब्रांच है, जिसमें सबसे पहले एनिमल्स को किसने बांटा, अरस्तु ने। ठीक है। तो अरस्तु को जो क्या कहा जाता है, जो जंतु विज्ञान है उसके जनक कहा जाता है। ये नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन जो आधुनिक वर्गीकरण है और जो द्विनाम पद्धति है वो किसके द्वारा दी गई, कैरोलस लीनियस के द्वारा। इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी कहा जाता है, यानी वर्गीकी के, आधुनिक वर्गीकी के जनक कहा जाता है। तो दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं, याद रखना, नीट में पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जंतुओं को कितनी कैटेगरी में बांटा है। तो सबसे पहले आते हैं, जो जंतु हैं उनके अंदर एक कोशिकीय जीवों को अलग कर दिया बेटा और बहुकोशिकीय जीवों को अलग कर दिया। ठीक है। यानी ऐसे जीव जिनका शरीर जो है संपूर्ण शरीर से केवल एक कोशिका से बना हुआ है, तो उन्हें क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव कहेंगे। और इसकी जो कैटेगरी आती है वो आती है प्रोटोजोआ। कौन आते हैं इसमें, प्रोटोजोआंस आते हैं। ठीक है। प्रोटोजोआ के उदाहरण कौन से, अमीबा, पैरामीशियम। समझ आ गया। फिर आता है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय को मेटाजोआ कहा जाता है। अब कई बार बहुकोशिकीय के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है मेटाजोआ, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमको तो मेटाजोआ के बारे में बताया ही नहीं गया। तो ऐसे जीव जो क्या होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर उनका शरीर बना होता है, तो वो मेटाजोआ कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अब इनको बहुकोशिकीय या मेटाजोआ को दो मेन कैटेगरी के अंदर हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला है मेरुरज्जु विहीन या अकशेरुकी, जो पीछे आपकी क्या पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में जो हमारी मस्तिष्क की लास्ट संरचना कौन सी होती है बेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा। आगे चल के किसका निर्माण करती है, मेरुरज्जु का। तो जिनमें मेरुरज्जु अनुपस्थित होती है वो अकशेरुकी या नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं इंग्लिश में। ठीक है। और जिनमें ये मेरुरज्जु पाई जाती है वो कशेरुकी प्राणी या मेरुरज्जु युक्त या कॉर्डेट्स कहलाते हैं। ठीक है। तो बहुकोशिकीय की जो दो मेन बड़ी कैटेगरी है वो है कौन सी, मेरुरज्जु विहीन यानी अकशेरुकी या नॉन कॉर्डेट, और दूसरी है कॉर्डेट्स यानी कशेरुकी। अब मेरुरज्जु विहीन के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखो पॉरीफेरा, उदाहरण स्पंज। ठीक है। फिर पॉरीफेरा के बाद दूसरा आएगा संघ कौन सा, सिलेंट्रेटा, हाइड्रा। फिर तीसरा वर्ग प्लेटीहेल्मिन्थीज, फीताकर्मी इसका उदाहरण है। एनिलिडा में केंचुआ। आर्थ्रोपोडा के अंदर मच्छर, मक्खी, तितली सारे आते हैं। फिर मोलस्का जो है वो हम पढ़ेंगे, जैसे कि घोंघा जिसको हम पढ़ते हैं ना, तो मोलस्का के अंदर आएगा। इकाइनोडर्मेटा जिसमें तारा मछली आती है, तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आता है बहुकोशिकीय, जो है उसकी दूसरी कैटेगरी जो है आपके मेरुरज्जु युक्त। तो इसमें आते हैं आपके कशेरुकी प्राणी। तो पहला है इसके अंदर मत्स्य वर्ग। ठीक है। मत्स्य यानी मछलियां। ठीक है। उभयचर, जो जल और थल दोनों पे रहते हैं, यानी मेंढक इसका उदाहरण है। सरीसृप, सांप जो आता है। ठीक है। उसके बाद है पक्षी वर्ग, जिसमें कबूतर, तोता, मैना सभी आते हैं। स्तनधारी, स्तनधारी को फिर से क्या किया गया है, तीन कैटेगरी में बांटा है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। ठीक है। कितनी कैटेगरी में बांटा है, तीन, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तो मेटाथीरिया के अंदर जो है हम लोगों का कंगारू जो पढ़ते हैं वो आता है, और मनुष्य किसमें आता है, यूथेरिया के अंदर आता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हम लोगों को क्या करनी है, पढ़नी है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, और जो प्रोटोथीरिया है उसका उदाहरण कौन सा है बेटा, एक्डीना है। ये प्रथम अंडे देने वाला स्तनधारी है। क्या,
एक्डीना, अभी जो है नोट्स है उसके अंदर मैंने आपको लिख रखा है। तो अभी हम लोग ये इतना वर्गीकरण जो पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसको पढ़ेंगे, एक कोशिकीय को पढ़ेंगे, ठीक है। एक कोशिकीय में कौन सा जो वर्ग आ रहा है हमारा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, इसके मुख्य लक्षण अभी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे बेटा प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, यानी इनका जो शरीर है वो क्या है, एक ही कोशिका से बना हुआ है, ठीक है। जितनी भी समस्त क्रियाएं होती है वो एक कोशिका में होती है। कोशिका मिलकर क्या बनाती है, उत्तक बनाती है। तो इनमें उत्तक नहीं होता, इसीलिए इनको मेटाजोआ से अलग किया जाता है। मेटाजोआ क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और उत्तक वहां पर पाया जाता है, इसीलिए, ठीक है। फिर है जैसे कि उदाहरण अमीबा या फिर पैरामीशियम, ये उदाहरण है इसके। अमीबा कैसा होता है, इस तरह से एक केंद्रक इसमें पाया जाता है और ये जीव द्रव्य पाया जाता है। और पैरामीशियम जिस तरीके की संरचना होती है ना, और इसके चारों तरफ ऐसे सीलिया जो है वो पाए जाते हैं। गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु केंद्रक होते हैं इसके अंदर। तो इस तरीके की संरचना होती है पैरामीशियम की। कहाँ पाए जाते हैं ये, अधिकांश जो है इनका आवास जो होता है या तो समुद्री जल होता है या मीठा पानी जो होता है वहां पर। अमीबा जो होता है स्वच्छ मीठे जल में पाया जाता है ना। एक कोशिकीय जीव है। समस्त जितने भी इनकी क्रिया होगी, चाहे वो पाचन ले लो, श्वसन ले लो, सारी की सारी कहाँ होगी, एक ही कोशिका के कोशिका द्रव्य में होगी, ठीक है। उसके बाद है जीव द्रव्य में अनेक केंद्रक होते हैं, कईयों में एक केंद्रक भी होते हैं, है ना। उसके बाद है चलन के लिए पादाप या कशाभिकाएं पाई जाती है। ये कूटपाद का निर्माण करते हैं, जैसे अमीबा है वो इस तरह से कूटपाद का निर्माण करता है, ठीक है। तो गमन के लिए कूटपाद इनमें पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे बाल जैसी स्ट्रक्चर होती है जिन्हें सीलिया कहा जाता है, वो पाए जाते हैं। कईयों में ऐसे कशाभिकाएं पाई जाती हैं। तो इन संरचनाओं के माध्यम से ये क्या करते हैं, गमन करते हैं। स्वतंत्र रूप से भी रहते हैं, ठीक है, और या परजीवी रूप में, यानी अन्य जीव के ऊपर रहकर अपना क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। आगे बात समझ में। फिर है इनमें उत्तक जो होता है वो अनुपस्थित होता है। जनन जो है कौन कौन सी विधियों से करते हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों ही पाया जाता है। सरल विभाजन या द्विखंडन जिसको बोलते हैं, यानी एक कोशिका दो में बढ़ जाती है, ठीक है। और बहुविखंडन में शरीर कई दो से अधिक जो है भागों में टूटकर और प्रत्येक जो भाग होता है वो नई संतति का रूप ले लेता है। फिर सरल विभाजन तो है अलैंगिक जनन और ये है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन जो होता है वह सयुग्मन या युग्मक संलयन के द्वारा होता है ना। युग्मक संलयन में क्या हो जाता है, जो इसका जो अनुवांशिक पदार्थ है, जो केंद्रक है, वो टूट जाता है और ये टूट कर क्या करता है, युग्मक के युग्मनज के रूप में क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो इस तरीके से इनमें लैंगिक जनन होता है। फिर पाचन के लिए इनमें क्या होती है, देखो इनकी संरचना जो होती है इस तरह से होती है। यहाँ पर ये जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, अंदर क्या भरा रहता है, कोशिका द्रव्य भरा रहता है, जिसमें क्या होती है, रिक्तिकाएं पाई जाती है। एक जो होती है जिसमें भोजन संग्रहित रहता है वो होती है इसमें खाद्य धानी, ठीक है। और दूसरा अवशिष्ट को निकालने के लिए जो धानी बनती है वो होती है संकुचनशील धानी, जिसमें क्या रहता है, अवशिष्ट जिसकी सहायता से बाहर निकाला जाता है। खाद्य धानी की मदद से तो भोजन को ग्रहण किया जाता है और अवशिष्ट जो निकाला जाता है वो संकुचनशील धानी की मदद से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो कहाँ निहित रहता है, इनके केंद्रक के अंदर। और समस्त क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है वो भी कहाँ होता है, केंद्रक में होता है। उसके बाद भोजन के पाचन के लिए इनमें क्या पाया जाता है, लाइसोसोम पाई जाती है, जिसको हम आत्मघाती थैली कहते हैं। कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो लाइसोसोम पाया जाता है जिसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो क्या करता है, भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है ना। और भक्षाणुकाय, जब खाद्य धानी और जो लाइसोसोम है वो मिल जाते हैं तो भक्षाणुकाय बनाते हैं और उससे भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। तो इस तरीके के ये जो हमारा पूरा जो मेन कैरेक्टर्स हुए वो किसके हुए, प्रोटोजोआ संघ के हुए।